हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है बेटे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो आज आप यहाँ पर देखेंगे कि एक कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम क्यों करती है। तो सबसे पहली बात तो बेटे आप ये समझिए कि जो रिडम्पशन वर्ड दिया हुआ है, आखिर रिडम्पशन क्या है। तो रिडम्पशन का मतलब है एक तरह से बेटा समापन, समाप्त करना। यानी कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को इनवाइट करती है, बुलाती है कि भाई आप जो है मेरे शेयर मुझे वापस कर जाओ। जो हमने हमने मीन्स कंपनी ने, जो हमने 2 साल 4 साल 6 साल पहले कभी आपको इशू किए थे, तो मेरे शेयर मुझे वापस दे जाओ और अपना पैसा जो आपने हमें दिया था, यानी शेयर होल्डर ने जो कंपनी को दिया था, वो पैसा आप अपना हमसे वापस ले जाओ। इसी को कहते हैं बेटा रिडम्पशन। जरा देखिए ध्यान से, थोड़ा यहाँ हम लोग कुछ समझाने की भी बात करते हैं। जैसे बेटे यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर जो बेटा एक ए कंपनी लिमिटेड, एक ए कंपनी लिमिटेड है, और इधर बेटा सपोज करिए ये मिस्टर राम है, मिस्टर राम, ठीक है, एक शेयर होल्डर, एक इन्वेस्टर। तो अगर मैं यहां पर ये कहूं बेटा, सपोज करिए इस ए कंपनी लिमिटेड ने, ए कंपनी लिमिटेड ने हो सकता है, हो सकता है बेटा 2015 में, 2015 में कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे। और कैसे इशू किए थे ध्यान से देखना, 5% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर शेयर। तो कुल मिलाकर के बेटा 2015 में, 2015 में, बात पुरानी है, ए कंपनी ने मिस्टर राम को 5% वाले प्रेफरेंस शेयर, जो 100 रुपए का एक शेयर था, और कंपनी ने मिस्टर राम को, मिस्टर श्याम को, मिस्टर मोहन को, बड़े सारे लोगों को कंपनी ने शेयर इशू किए थे। कोई इन्वेस्टर बेटा 1000 शेयर ले गया, कोई 400 ले गया, कोई 600 ले गया, किसी ने 2000 शेयर सब्सक्राइब किए यानी परचेज किए। लेकिन बेटा जी बात अब एक यहां पर आई, जैसे आप जानते हैं प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में बड़ा डिफरेंस होता है। प्रेफरेंस शेयर को कंपनी में आउटसाइडर माना जाता है। प्रेफरेंस शेयर कंपनी की मीटिंग में, मेंबर्स की मीटिंग में बैठ नहीं सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, मीटिंग में बोल नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर का बस केवल एक ही काम है कि कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करिए, और जिस कैटेगरी वाले शेयर हैं, बेटा कैटेगरी का मतलब क्या, देखो शेयर के आगे क्या लिखा, 5%। 5% का मतलब है कि 100 रुपए पर 5%, यानी 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से इन्वेस्टर को हमारी कंपनी ए लिमिटेड क्या देगी, डिविडेंड पे करेगी। तो हमारी कंपनी बेटा इनको डिविडेंड पे करेगी। कंपनी को प्रॉफिट हो, लॉस हो, इन बातों से कोई लेना देना नहीं, इन्वेस्टर को इन बातों से कोई लेना देना नहीं। वो जो 5% लिखा है बेटा वो फिक्स है कि कंपनी कहीं से भी ला करके दे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5% डिविडेंड दिया जाएगा। और जो नाम लिखा बेटा, प्रेफरेंस वर्ड जो यूज हुआ, प्रेफरेंस का मतलब क्या कि इन शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरिजन डिविडेंड की पेमेंट में प्रेफरेंस मिलेगा, कि सबसे पहले डिविडेंड इन्हें दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी वालों को दिया जाएगा। और वैसे भी बेटा आप जानते हो आउटसाइडर हैं, इन आउटसाइडर को हम पहले फ्री करेंगे, बाद में इनको डिविडेंड देने के बाद में बेटा जी फिर जो प्रॉफिट कंपनी में बचेगा वो डिविडेंड के रूप में फिर इक्विटी शेयर होल्डर में बांटा जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर कौन है, मालिक है। कॉमन सी बात है यार, मालिक को कब मिलता है, सबसे बाद में, सबसे पहले तो आउटसाइडर को मिलता है। जैसे मैं बच्चों को कई बार एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में दे देता हूं, कि मैं बच्चे को बोलता हूं कि जैसे बेटा देखो, मान लीजिए आपके घर पे कोई छोटी मोटी पार्टी है, फंक्शन है, प्रोग्राम है, आप घर के सभी सदस्य, भाई बहन, मम्मी पापा, आप सभी लोग इक्विटी की तरह से हैं, मालिक हैं।
और बेटा आपके यहाँ जो आउटसाइडर आए हैं वो सब प्रेफरेंस की तरह से हैं। तो बेटा घर पे जब दावत होगी तो ऐसा थोड़ी होगा कि घर पे जो खाना बना सबसे पहले आप घर के लोगों ने बैठ के खाना आराम से खूब खाया कि भाई बाहर वाले लोग आएंगे पता नहीं कितना खा के जाएंगे, हम लोगों के लिए बचेगा या नहीं बचेगा। ऐसा थोड़ी यार कभी करते हो। आप क्या करते हो, आप सबसे पहले बड़े प्यार से अपने आउटसाइडर को, गली मोहल्ले रिश्तेदार सबको बुलाते हो, पहले उनको तसल्ली से खिलाते हो। अब वो लोग जब खा पी करके चले गए, मतलब अपना डिविडेंट ले गए, उसके बाद आपके घर में बेटा जो बचा वो मालिक लोगों को मिलेगा। कम बचा तो कम मिलेगा, और ज्यादा बचा आराम से 4 दिन तक रख करके आराम से खाना, क्या दिक्कत है। तो बात यहां पर आई बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स मिलता है 5%। अगर 7% वाले हैं तो कॉमन सी बात है 7% मिलेगा, ना कम ना ज्यादा। तो अब सवाल ये उठता है बेटा, ये थोड़ा सा मीनिंग क्लियर हुआ कि अच्छा जी सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो हैं जिन्हें फिक्स डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस शेयर वो हैं जो आउटसाइडर हैं, प्रेफरेंस शेयर वो हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड लेते हैं। ये तो बेटा हो गए प्रेफरेंस शेयर, इनका मीनिंग क्लियर हुआ। लेकिन बात अब यहां पर एक आती है बेटे, आखिर कंपनी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन क्यों करती है। तो थोड़ा सा ये भी समझ लो तो आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में अच्छे लगेंगे, समझ में आएंगे। तो बेटा जी यहां पर बात ये आती है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन इसलिए करती है, ध्यान से सुनना, यही पॉइंट सबसे खास है। जब बेटा कंपनी ने ये शेयर इशू किए थे 2015 में 5% डिविडेंट वाले, तो जरा महसूस करके देखो बेटा 2015 कब था। 2015 तो बहुत पहले था, और सिंपल सी बात है तब शायद इतनी महंगाई नहीं थी, इतनी चीजें महंगी नहीं थी मार्केट में। और किसी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी जब 5% यानी 5 रुपए का जब डिविडेंट देती थी तो 5 रुपए की यार एक वैल्यू थी मार्केट में, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये डिविडेंट लेना बड़ा अच्छा लगता था। प्रेफरेंस शेयर होल्डर मेरी कंपनी से बहुत खुश था। लेकिन धीरे 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 समय बीता, महंगाई बढ़ गई, लेकिन डिविडेंट नहीं बढ़ा बेटा। डिविडेंट तो वो 5% का 5% है, फिक्स है, ना कम ना ज्यादा। तो सिंपल सी बात है बेटा, हमारे जितने भी शेयर होल्डर मार्केट में हैं उन शेयर होल्डर को हमारे इस डिविडेंट में, इस प्रेफरेंस शेयर में आनंद आना बंद हो गया है। प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को क्या लग रहा है, अरे यार ये बड़े बेकार के शेयर हैं, हमारा पैसा ए लिमिटेड में अननेसेसरी फंसा हुआ है, बड़ी बेकार की कंपनी है यार, कितनी महंगाई हो गई मार्केट में बड़ी सारी कंपनी 10% 12% का डिविडेंट देती हैं, मेरी कंपनी तो 5% का डिविडेंट देती है। तो सिंपल सी बात है बेटा, अब ये शेयर होल्डर क्या करेंगे, गौर से सुनना बेटा बात को। ये शेयर होल्डर मिस्टर राम ये कुछ ऐसी कोशिश करेगा कि ये अपने शेयर मार्केट में, ओपन मार्केट में, किसी ब्रोकर के यहाँ, गली मोहल्ले यहाँ वहाँ, ये किसी को भी अपने ये शेयर बेच करके अपना पैसा लेकर के हमारी कंपनी से पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा। ध्यान से सुनना बात को। जब मेरे बेटे मिस्टर राम जब ये शेयर मार्केट में जाकर के बेचेगा तो क्या आपको लगता है 100 रुपए वाला शेयर 120 रुपए में, 150 रुपए में सेल हो जाएगा? अरे मार्केट का कोई भी समझदार बंदा मिस्टर राम से क्या कहेगा कि भैया आप एक कंपनी वाले शेयर लेकर के घूम रहे हो जो बड़े पुराने शेयर हैं और जिन पर डिविडेंड 5% मिलता है, अरे ये तो बड़े बेकार के शेयर हैं, अब तो ये मार्केट में चलते ही नहीं, इतने लोअर डिविडेंड वाले शेयर कोई क्यों खरीदेगा? तो मालूम फिर मिस्टर राम क्या कहेगा? मिस्टर राम उस ब्रोकर से कहेगा, अरे भाई आप मेरे शेयर सेल करवा दो किसी को, मैं 100 रुपए वाला शेयर 80 रुपीज में देने को तैयार हूं। तो बेटा राम ने 100 रुपए वाला शेयर 80 रुपए में बेच दिया, श्याम ने 100 रुपए वाला शेयर 75 में बेच दिया, किसी ने 82 रुपीज में बेच दिया, किसी ने 75 में बेच दिया। तो कुल मिलाकर के बेटा हमारी कंपनी ए लिमिटेड, इसके शेयर अब मार्केट में लोग
₹70 में, ₹80 में, 85 में, 75 में बेच बेच करके भाग रहे हैं कि इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट बेकार हो गई। तो क्या आपको नहीं लगता बेटा हमारी कंपनी की गुडविल खराब हो जाएगी, हमारी कंपनी का नाम बर्बाद हो जाएगा और मार्केट का कोई भी इन्वेस्टर हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए लॉ में लिखा है कि कंपनी को अपने प्रेफरेंस शेयर विद इन 20 ईयर, 20 साल के अंदर अंदर रिडीम करने पड़ेंगे। शेयर होल्डर को बुलाओ, उनका पैसा उनको वापस करो, शेयर वापस लो और उन शेयर को कैंसिल कर दो। अब कैंसिल करते ही मेरी कंपनी की शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में क्या हो गई, घट गई, और कैपिटल को घटाया नहीं जा सकता। तो फिर हमारी कंपनी क्या करेगी, आज शेयर कैंसिल करेगी और जस्ट आफ्टर सम टाइम न्यू मॉडल, नई वैरायटी के शेयर दोबारा से मार्केट में इशू कर देगी। हमें मार्केट से नए नए इन्वेस्टर मिल जाएंगे और हमारी कैपिटल दोबारा से फिर अपनी जगह पर आ जाएगी। और अब बेटा जो नए शेयर इशू होंगे, कॉमन सी बात है, वो क्या 5% वाले इशू होंगे। अब जब हम शेयर को रिडीम करने के बाद बेटा जब हम न्यू शेयर जब दोबारा से फिर इशू करेंगे तो कॉमन सी बात है बेटा वो मार्केट के हिसाब से होंगे। जैसे मार्केट में और कंपनियां डिविडेंड कितना दे रही हैं, 10%, 11%, 12%, तो बेटा इसी बेनिफिट वाले हो सकता है हम नई वैरायटी 12% प्रेफरेंस शेयर दोबारा से इशू कर दें। तो कहने का मतलब ये हुआ जब मॉडल पुराना हो जाएगा तो उसे बेटा कैंसिल करना पड़ेगा और नया मॉडल मार्केट में लाना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो पब्लिक हमें छोड़ देगी, पब्लिक ही हमारी कंपनी को छोड़ के भाग जाएगी। जैसे बेटा आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि सपोज करिए सैमसंग कंपनी ने एक मोबाइल मार्केट में लॉन्च किया, बड़े अच्छे फीचर्स हैं, बढ़िया मोबाइल है। क्या आपको लगता कि बेटा जो सीरीज मार्केट में आई है, क्या वो सीरीज मार्केट में 10 साल तक सेल होगी? 10 साल तक? आप कहोगे अरे सर जी आप 10 साल की बात कर रहे हो, 4 महीने में 6 महीने में नई सीरीज मार्केट में आ जाती है। अरे तो क्यों आ जाती है? आप ये देखते हो कि सैमसंग कंपनी या कोई भी अदर अच्छी कंपनी क्या करती है, उन्होंने एक मॉडल मार्केट में निकाला, पब्लिक ने उसको खूब पसंद किया और ढेर सारे उनके मोबाइल सेल हुए। कुछ समय के बाद कंपनी देखती है कि यार अब पब्लिक को हमारे ये फीचर्स पसंद नहीं आ रहे हैं, वो कुछ नया एडवांस चाहते हैं, वो हमारे इस मॉडल से ऊब चुके हैं। तो कंपनी फटाफट बेटा उस मॉडल को बंद कर देती है और एक नया मॉडल, नई डिजाइन, न्यू फीचर्स लेकर के मार्केट में दोबारा आ जाती है। दोबारा आते ही मार्केट में फिर बेटा धूम मच जाती है और फिर वो नए नए मोबाइल सेल होना चालू हो जाते हैं। तो बेटा जी मोबाइल ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, स्कूटी ले लो, ठीक है, कार ले लो। देखते नहीं यार आप, आए दिन कंपनी पुराने मॉडल को कैंसिल करती है, खटाक से नया मॉडल मार्केट में, फिर नया मॉडल मार्केट में, और पब्लिक में एक नया क्रेज आ जाता है। तो यार सबको बेनिफिट चाहिए बेटा, बेनिफिट। और अगर हम वही 5% वाले शेयर लेकर के मार्केट में बैठे रहें, जबकि हमारे अड़ोस पड़ोस की और कंपनियां नए नए शेयर मार्केट में इशू कर रही हैं, 8% डिविडेंट वाले, 10% डिविडेंट वाले, 12% डिविडेंट वाले, अरे तो लोग हमारे 5% वाले क्यों खरीदेंगे? बल्कि जिनके पास पुराने 5% वाले हैं वो भी हमारी कंपनी को छोड़ के भाग जाएंगे और कंपनी के डूबने तक के चांस बन जाएंगे। तो एक कंपनी समय रहते विद इन 20 ईयर, 20 साल के बाहर तो जा ही नहीं सकती है, उससे पहले कंपनी जब चाहे तो अपनी मर्जी से, ठीक है, अपने लॉ के प्रोविजंस को तरीके से फॉलो करती हुई, ठीक है, मेंबर्स की मीटिंग बुलाना और बड़े सारे प्रोसीजर हैं वो सारे सेट करने के बाद फिर कंपनी
अपने शेयर होल्डर को बुला करके उनके शेयर वापस ले करके उनको पैसा दे करके विदा करती है और शेयर को कैंसिल कर देती है। इसी को कहा जाता है बेटा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब सिंपल सी बात है यार, हमारी कंपनी ने जिन शेयर होल्डर के पैसे टाइम से लौटा दिए, आराम से वो लोग खुशी खुशी हमारी कंपनी से चले गए। अब जब हमारी कंपनी एक न्यू शेयर मार्केट में इशू करेगी तो कॉमन सी बात है वही पुराने शेयर होल्डर जो अभी अपने शेयर का पैसा लेकर के वापस गए थे, वही लोग दोबारा से आकर के हमारी कंपनी में क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। मतलब बेटा हमें इन्वेस्टर को तलाश नहीं करना पड़ेगा कि कहां से लोग आएंगे, कहां से हमारे शेयर सेल होंगे, कौन परचेज करेगा। तो समय रहते पुराने मॉडल को कैंसिल कर दिया, न्यू वैरायटी के शेयर हमने 12% वाले सपोज इशू कर दिए। तो यही प्रोसेस चलता रहता है। बात समझ में आई बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि बेटा जब कंपनी शेयर रिडीम करेगी तो रिडीम कैसे करेगी? तो रिडीम करेगी 3 प्रकार से बेटा, रिडीम करेगी 3 प्रकार से। देखना जरा, यानी कि हमारे जो शेयर हैं तो रिडीम जब होंगे शेयर तो रिडीम करेंगे बेटा हम मान के चलो 3 प्रकार से, यानी कि एट पार और बेटा एट प्रीमियम और बेटा जी एट डिस्काउंट। अब देखो कंपनी को ये पावर है, कंपनी को ये राइट है कि कंपनी ने मिस्टर राम को शेयर इशू किया था 2015 में, 2015 में 100 रुपीज का, 100 रुपए का इशू किया था। और आज हमने मिस्टर राम को बुलाया, उनके शेयर कैंसिल किए और 100 रुपए के बदले में उनके 100 रुपए वापस कर दिए कि लो ये 100 रुपए अपने लो और जाओ। आपने मेरी कंपनी में पैसे लगाए, इतने साल तक हमने आपके पैसे को यूज किया, बदले में हमने आपको डिविडेंड दिया, सब कुछ बढ़िया रहा, सब कुछ अच्छा रहा। मैंने आपके पैसे को यूज किया तो बदले में मैंने आपको 5% डिविडेंड दिया। आज हमारा आपका रिलेशन समाप्त हो रहा है। मैं आपकी कंपनी नहीं, आप मेरे शेयर होल्डर नहीं, शेयर कैंसिल किए, 100 रुपए वापस किए, शेयर रिडीम हो गए। एक ऐसा हो सकता है। अब बेटा एक बात बताओ, जब हमारी कंपनी 100 रुपए के बदले में 100 रुपए दे करके शेयर होल्डर को विदा करेगी तो क्या लगता है आपको, शेयर होल्डर मार्केट में बहुत एकदम नाचता हुआ जाएगा अपने घर, एकदम खुश होकर के जाएगा कि ए कंपनी ने हमारे शेयर रिडीम कर दिए, हमने किसी जमाने में 100 रुपए दिए थे, आज उन्होंने मेरे 100 रुपए वापस कर दिए, कंपनी बहुत बढ़िया है। अगर कोई भी गली मोहल्ले में पूछेगा मिस्टर राम से, मिस्टर राम आज तुम्हारे शेयर रिडीम हो गए? राम ने कहा हाँ यस हमारे शेयर रिडीम हो गए, समाप्त हो गए, कंपनी ने हमारे 100 रुपए वापस कर दिए। अगर कोई भी पूछेगा राम से, राम आप अपनी कंपनी के बारे में बताओ, कंपनी कैसी है? तो राम क्या कहेगा? हाँ ठीक है कंपनी, कोई खास नहीं, बढ़िया है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि राम हमारी कंपनी की बड़ी तारीफ करेगा, आगे चल करके दोबारा मेरी कंपनी में कभी शेयर खरीदने आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। किसी और को मेरी कंपनी के बारे में बता भी सकता है, नहीं भी बता सकता है, कुछ खास नहीं। लेकिन अब बात आती है कि जब मेरी कंपनी एट प्रीमियम, कंपनी ने क्या किया, 100 रुपए वाला शेयर कैंसिल किया, बदले में राम को 100 रुपए दिए और प्लस 10 रुपया और दिया, प्रीमियम दिया कि मिस्टर राम आप 100 रुपए अपने ले जाइए जो आपने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, और आप 10 रुपए और ले जाइए, प्रीमियम एक्स्ट्रा। तो सिंपल सी बात है यार, राम को 110 रुपए का रिटर्न मिल गया, राम बड़ा खुश, और वाकई में राम अब नाचता हुआ जा रहा है और जा करके सभी लोगों को बता रहा। लोग पूछ रहे अरे भाई राम नाच क्यों रहे हो?
राम ने कहा अरे नाचू ना, मालूम है आज मेरी कंपनी ने मेरे शेयर कैंसिल कर दिए, हमने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, मुझे वो 100 रुपए वापस मिल गए और ऊपर से 10 रुपए और एक्स्ट्रा दिए। तो सिंपल सी बात है, राम बहुत खुश। अब राम बेटा इस कंपनी के बारे में तमाम लोगों को बताएगा और आगे चल करके हमारी कंपनी जब भी न्यू शेयर मार्केट में इशू करेगी तो सबसे पहले राम ही परचेज करने के लिए आएगा और साथ में अपने 4 यार दोस्तों को भी लाएगा। तो बेटा मान के चलो कि हर कंपनी प्रेफरेंस शेयर को जब रिडीम करती है तो प्रीमियम पे ही करती है, इससे कंपनी की गुडविल बनती है। हम भी बेटा जितने सारे क्वेश्चन बनाएंगे वो बड़े सारे क्वेश्चन हम प्रीमियम वाले ही बनाएंगे। और ये बड़े कॉमन सी बात है। अगर मान लीजिए बेटा आपकी बात करूं, आप अपने किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जाओ, किसी मामा जी के यहाँ जाओ। अब एक मामा जी आपके बहुत ही एकदम कंजूस मामा, उनके घर गए, हाँ बस उन्होंने खिलाया पिलाया आपको ठीक से, और जब आप अपने घर को वापस लौटे तो बस अच्छा जी नमस्कार, दोबारा जरूर आइएगा प्लीज़, और आपको भेज दिया। आपने भी मम्मी को बोला मम्मी जी कैसे मामा हैं, बड़े कंजूस मामा हैं। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, उसकी शुरू से ही ऐसी आदत है, ठीक है। तो बेटा आप इन मामा जी के घर क्या बार बार जाना चाहोगे? नहीं जाना चाहोगे? अरे मम्मी तो जाएंगी, अब मम्मी का तो भाई है यार, ठीक है, मम्मी क्यों नहीं जाएंगे, बट आप जाने की इच्छा नहीं करोगे। लेकिन एक और मामा जी हैं, बहुत एकदम बढ़िया मामा, खूब खर्चा करने वाले मामा। जब बेटा आप उनके यहाँ गए, उन्होंने खूब बढ़िया खिलाया पिलाया। जब मामा जी के यहाँ से आप अपने घर को वापस लौटे तो मामा जी ने आपको बढ़िया कपड़े भी दिलवाए, थोड़ा आपको दक्षिणा भी दी, रास्ते के लिए आपको अंकल चिप्स के 2-4 पैकेट भी दे दिए लेके, कुछ चॉकलेट भी दे दी, और बड़े तरीके से प्रीमियम लगा करके आपको विदा किया, प्रीमियम लगा के विदा किया। अरे यार आप तो बिल्कुल नाचते हुए आओगे, नाचते हुए, और बड़े सारे लोगों से तारीफ करोगे, अरे मेरे मामा हैं बहुत स्मार्ट, एकदम बढ़िया, मजा आया मामा के घर गए। और अब मम्मी आपसे नहीं पूछेंगे, बल्कि आप बार बार पूछा करोगे मम्मी से, मम्मी जी मामा के घर कब चलोगी? क्योंकि मामा आपको हर बार प्रीमियम पर रिडीम करते हैं, प्रीमियम पर विदा करते हैं। तो हकीकत है यार कि जब हमारी कंपनी शेयर होल्डर को प्रीमियम दे करके विदा करेगी तो शेयर होल्डर को बड़ा अच्छा लगेगा, और वो हर वक्त ये चाहेगा कि जब भी ये कंपनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट निकालेगी तो हम सबसे पहले इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, गुडविल बनती है। लेकिन बेटा एक कंसेप्ट और है डिस्काउंट का, इसका तो आपको कोई क्वेश्चन ही देखने को नहीं मिलेगा, कोई क्वेश्चन नहीं, बट कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा बताता हूं। यहां पर क्या हुआ, कंपनी ने मिस्टर राम का, हमारी कंपनी ने मिस्टर राम का 100 रुपए वाला शेयर कैंसिल किया और बदले में 90 रुपीज दे दिए, करे ये 90 रुपए लो और जाओ। कंपनी थोड़ी परेशानी में चल रही है, कंपनी के पास पैसे नहीं है, और कंपनी जब शेयर इशू करती है तभी ये कंडीशन सेट हो जाती है कि कंपनी को पावर है कि कंपनी डिस्काउंट पर भी शेयर रिडीम कर सकती है। तो राम यहां पर बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता है। अब सोचो यार, जिसके हमने 100 रुपए लिए उसके 10 रुपए काट और लिए, 90 रुपए दे करके उसको फ्री कर दिया। कॉमन सी बात है, बेचारा ये जो मिस्टर राम है ना, ये तो बिल्कुल एकदम रोता चिल्लाता हुआ जाएगा अपने घर। लोग पूछेंगे अरे राम रो क्यों रहे हो? तो राम कहेगा अरे यार वो ए कंपनी यार इतनी बेकार कंपनी है, मेरे को चीट कर लिया, मेरे 100 रुपए लिए थे 90 रुपए वापस कर दिए, इतनी बकवास कंपनी है, मैं इस कंपनी में कभी भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो सिंपल सी बात है यार, ना तो वो इन्वेस्ट करेगा कभी, और जितने लोगों को जानता होगा उनसे भी बुराई करेगा मेरी कंपनी के बारे में। यार ऐसा काम तो कोई कंपनी नहीं कर सकती है। कंपनी चाहे वाकई में पैसे के मामले में कितनी भी परेशान हो, लेकिन फिर भी कंपनी ये चाहेगी कि जब हम अपने शेयर होल्डर को रिडीम करें तो हम उसको इज्जत से रिडीम करें, 2-4 रुपए का कम से कम यार डिविडेंड दें, जिससे कि वो हमारे यहां से खुश होकर के जाए। बड़ा एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं यार, ये बड़ा पुराने टाइप का एग्जाम्पल है और आप लोग तो बड़े नए नए बच्चे हैं, उतनी बात ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। अपने पापा जी से बात करना इस मामले में, ठीक है? पापा जी को बताना जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? मम्मी पापा को समझ में बहुत आएगा।
पुराने टाइम में बेटा जैसे गांव में भले हमारा घर थोड़ा सा गरीबी से बीत रहा है, ज़्यादा हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, हमारे पास अच्छे पैसे नहीं हैं, घर में अच्छे बिस्तरे नहीं हैं, अच्छी खाट नहीं है, ठीक है। लेकिन बेटा अगर घर पे कोई रिश्तेदार आ जाता था तो कुछ भी करें, चाहे पड़ोसी के यहाँ से मांग के लेकर के आए, तो बेटा उस रिश्तेदार को पूड़ी खिलाई जाती थी। और पड़ोसी के यहाँ से अच्छा बिस्तर लेके आ गए और वो बिस्तर बिछा करके रेडी कर दिया। हम भले टूटी टूटी खाट पे सो रहे हैं, लेकिन रिश्तेदार को अच्छे बिस्तर अरेंज करके देते थे। और जब वो खा पी करके 1 दिन 2 दिन के बाद जब वापस जाते थे, तो चाहे कहीं से भी, भले पड़ोसी के यहाँ से 50 रुपए उधार लेके आ गए, लेकिन उस रिश्तेदार को जब विदा करते थे तो उसे थोड़ी सी दक्षिणा जरूर देते थे, दक्षिणा दे करके विदा करते थे, जिससे कि जब वो हमारे यहाँ से जाए तो रिश्तेदारियों में जाकर के हमारी बुराई न करे कि अरे यार उनके यहाँ गए थे, ढंग से खाना तक तो खिलाया नहीं, अच्छे से लेटने के लिए एक बिस्तरा नहीं दिया। तो बेटा समझ रहे ना बात को? तो अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसे काम करने पड़ते थे। यहां तो इतनी बड़ी बात चल रही है यार, कंपनी लेवल की बात चल रही है, जिससे पूरी मार्केट हिल जाएगी। तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकती है एट पार, रिडीम कर सकती है एट प्रीमियम, रिडीम कर सकती है एट डिस्काउंट। बट बेटा जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीमियम वाले ही हमें देखने को मिलेंगे, प्रीमियम वाले ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद मेरे बेटे अब अगर मैं आगे बात करूं कि जब प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे, सपोज करिए मैं यहां पर बेटा ये एज्यूम करता हूं, ध्यान से सुनना, अब मैं यहां पर ये एज्यूम करता हूं कि मिस्टर राम के जो शेयर हैं हमारी कंपनी में, वो मान लीजिए बेटा वो मिस्टर राम के हमारी कंपनी में 1000 शेयर हैं, 100 रुपए वाले 1000 शेयर हैं, ठीक है, एट द रेट ऑफ 100 रुपीज वाले। हमने राम को कॉल किया, मिस्टर राम मेरे शेयर दे जाओ, अपना पैसा ले जाओ, और हम आपके शेयर को 10% प्रीमियम पर रिडीम करेंगे। 10% प्रीमियम पर मतलब 100 रुपए की जगह पर 110 रुपया देंगे, 100 रुपए की जगह पर 110 रुपए देंगे। जैसे बेटा देखो जरा, 1000 शेयर को मैं रिडीम करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, 1000 शेयर को रिडीम करने जा रहा हूं, 100 रुपए तो बेटा वही शेयर कैपिटल वाले वापस करूंगा, 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100, ठीक है। ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया ₹1 लाख, और 10 रुपीज प्रीमियम के दूंगा, 1000 इंटू 10, तो ये हो गया बेटा रुपीज कितना? 10,000, 10,000। कुल मिलाकर के बेटा जी टोटल पेमेंट जाएगी 1,10,000, 1,10,000। अब लॉ ये कहता है ये जो पेमेंट जा रही है, इस पेमेंट की सेटलमेंट कैसे होगी, कौन सा पैसा कहां से अरेंज किया जाएगा, कैसे अरेंज किया जाएगा? तो बेटा जी प्यार से सुनो, ये बात बहुत बड़ी है, ये प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा इफेक्ट डालने वाली है। कॉन्सेप्ट यहां पर समझ लीजिए प्लीज, जितना अच्छा कॉन्सेप्ट समझोगे आगे एक भी क्वेश्चन बनाने में परेशानी नहीं होगी। पहली बात तो बेटा हम इस प्रीमियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रीमियम, जो प्रीमियम का अमाउंट है 10,000 रुपए, तो लॉ ये कहता है प्रीमियम की पेमेंट प्रीमियम के पैसे से ही होनी चाहिए। भाई हमारी कंपनी के पास हमारी बैलेंस शीट में जैसे इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, रिजर्व, सरप्लस, फिर ऐसे ही लाइबिलिटी साइड में प्रीमियम भी तो लिखा रहता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब हमारी कंपनी ने पहले टाइम टू टाइम शेयर इशू किए और प्रीमियम पर इशू किए, हमारी कंपनी के पास अच्छा खासा प्रीमियम है, तो वो प्रीमियम हमें किसी ज़माने में रिसीव हुआ था, आज उस प्रीमियम का मेरी बैलेंस शीट में अच्छा खासा बैलेंस है। तो लॉ ये कहता है आज तुम प्रीमियम देने जा रहे हो, तो इस प्रीमियम की पेमेंट उसी वाले प्रीमियम से सेटल की जाएगी, प्रीमियम की पेमेंट प्रीमियम के पैसे से होगी।
प्रीमियम का कैंसिलेशन हमारे वाले प्रीमियम से होगा और वो प्रीमियम थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा प्लीज, ठीक है। आगे हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तो वहां पर आप ये देखेंगे ये जाने वाला प्रीमियम है और जो हमारे पास पहले से प्रीमियम कमा करके हमने इकट्ठा करके रखा है, तो इस वाले प्रीमियम को उसी वाले प्रीमियम से माइनस करूंगा, एडजस्ट करूंगा, कैंसिल करूंगा। चलो जी, ये तो यहां से हो गया। अब बात आई बेटा इस 1 लाख रुपए की। ये 1 लाख रुपए जो शेयर कैपिटल का पार्ट है, फेस वैल्यू का पार्ट है, इसकी पेमेंट कहां से होगी? तो लॉ ये कहता है बेटा जी कि इसकी पेमेंट हो सकती है। कहां से हो सकती है? खास दो बातें बताई हैं, खास दो बातें बताई बेटा, ध्यान से सुनना। इसकी पेमेंट हो सकती है आउट ऑफ फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व्स हमारी कंपनी के पास बैलेंस शीट में जो फ्री रिजर्व पड़ा हुआ है, फ्री रिजर्व का मतलब बेटा जर्नल रिजर्व, सरप्लस, डिविडेंट इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फंड रिजर्व, ऐसे करके बेटा 3 4 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नॉर्मली दो ही देखने को मिलेंगे, एक जर्नल रिजर्व, एक सरप्लस। ये फ्री रिजर्व हैं जो हमारी कंपनी ने कई एक सालों से कमा कमा करके ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया है। तो मेरे बेटे अगर मैं ये कहूं कि मेरी कंपनी में बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, ध्यान देना बेटा, लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड मेरे पास जर्नल रिजर्व 40,000, सरप्लस 50,000, मतलब 90,000 रुपए का अमाउंट पड़ा हुआ है, या जर्नल रिजर्व 1 लाख रुपए, सरप्लस 2 लाख रुपए। अरे मेरे पास 3 लाख रुपए पड़े हुए हैं जो फ्री रिजर्व हैं। फ्री रिजर्व का मतलब है कि एक ऐसा रिजर्व जो किसी भी काम में यूज कर लिया जाएगा, जिस पर कोई रोक टोक नहीं है। ये जो प्रीमियम है बेटा ना, ये प्रीमियम फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं है। हम प्रीमियम के पैसे से, मतलब जो हमारी बैलेंस शीट में प्रीमियम है, हमारी बैलेंस शीट में जो प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम, वो प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं है। उस वाले प्रीमियम का यूज इस 1 लाख रुपए की पेमेंट को करने में यूज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। कंडीशन है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ खास खास जगह ही यूज किया जा सकता है, जैसे प्रीमियम का पेमेंट प्रीमियम से हो जाएगा। आगे बताऊंगा, एक दो बातें और भी हैं। तो फिलहाल में इतना याद रखिए, प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं है, प्रीमियम से प्रेफरेंस ईयर की पेमेंट नहीं हो सकती है, लेकिन प्रीमियम से प्रीमियम को एडजस्ट किया जा सकता है। अच्छा, अब बेटा यहां पर मैंने लिखा आउट ऑफ फ्री रिजर्व। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए का रिजर्व है, 2 लाख रुपए का सरप्लस है, बड़ी खुशी की बात है, हम तो रईस आदमी हैं यार, हमारे पास तो 3 लाख रुपए का अरेंजमेंट है, हमें तो 1 लाख रुपए देने हैं। तो बेटा ये 1 लाख रुपए हमारे उसी फ्री रिजर्व से एडजस्ट कर दिए जाएंगे और बेटा जी पेमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर बाई चांस मेरे बेटे हमारे पास फ्री रिजर्व थोड़ा कम है, सरप्लस थोड़ा कम है, मान लीजिए बेटा फ्री रिजर्व हमारे पास जर्नल रिजर्व 20,000 रुपए का है, सरप्लस 40,000 रुपए का है, तो बेटा जी 20 और 40 मिलाकर के 60,000 रुपए बनते हैं। अगर मैं अपना सारा का सारा फ्री रिजर्व यूज कर लूं, अरे तब भी तो यार 1 लाख रुपए की पेमेंट नहीं होगी, क्या करूं, बाकी के 40 कहां से लेके आऊं? तो फिर लॉ ने ये कहा आप फ्री रिजर्व भी यूज कर सकते हैं और आउट ऑफ फ्रेश इशू आप मार्केट में नए शेयर इशू कर दो, मार्केट में नए शेयर इशू कर दो। तो जैसे ही आप मार्केट में न्यू शेयर इशू करेंगे, पब्लिक हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगी, तो वहां से पैसा आ गया, वहां से पैसा आ गया, हमने उस पैसे को यूज किया और अपने फ्री रिजर्व को यूज किया, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैंने इसलिए 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, कहानी खत्म हो गई। अब यह डिपेंड करता है कि हमारी कंपनी चाहे तो सारा का सारा पैसा फ्री रिजर्व से यूज कर सकती है, अगर हमारे पास अच्छा खासा फंड है तो।
तो जरूरी नहीं कि मैं मार्केट में नए शेयर इशू करूंगा, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास फंड की कमी नहीं है। या सपोज करिए बेटा कंपनी ऐसा तक सोच सकती है कि चलो यार हमारे पास जो फ्री रिजर्व है हम उस रिजर्व को यूज नहीं करेंगे, वो कंपनी में रहने दो, कंपनी की मजबूती के लिए है, उसको टच मत करो। हम मार्केट से पूरे के पूरे 1 लाख रुपए के नए शेयर इश्यू कर देंगे, वहां से जो पैसा आएगा वो इन पुराने शेयर होल्डरों को दे करके इनको फ्री करेंगे, इनको फ्री करेंगे। ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब आप अपने शेयर टोटली फ्री रिजर्व से कर सकते हो पेमेंट, टोटली फ्रेश इशू से कर सकते हो, या दोनों को बेस बना करके कर सकते हो, दोनों को बेस बना के कर सकते हो। तो प्रीमियम की पेमेंट प्रीमियम से होगी और जो फेस वैल्यू है उसकी पेमेंट फ्रेश इशू से हो सकती है, फ्री रिजर्व से हो सकती है, या दोनों के कॉम्बिनेशन से हो सकती है। जैसे जैसे बेटा यहां पर जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखेंगे कि यहां पर दिया हुआ है बेटा जी, ये रहा देखो लिस्ट, स्क्रीन पर देखना। यहां पर लिखा बेटा डिविजिबल प्रॉफिट और नीचे लिखा बेटा प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड इन सीआरआर। आपने ये 12th क्लास में भी नाम सुना होगा, सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। मतलब हमारी कंपनी शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए जितना फ्री रिजर्व यूज करेगी, जितना आप रिजर्व और सरप्लस का पैसा यूज करेंगे, तो वो पैसा यूज तो बाद में करेंगे, पहले बेटा उस पैसे को रिजर्व एंड सरप्लस में से उठा करके सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस घट जाएगा, सीआरआर जनरेट हो जाएगा और इसी सीआरआर से पेमेंट हो जाएगी। तो वो यहां पर लिखा है कि सीआरआर किस पैसे से बनाया जा सकता है, फ्री रिजर्व से बनाया जा सकता है। फ्री रिजर्व क्या है, ये रही बेटा आपकी लंबी लिस्ट। जर्नल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, इंश्योरेंस फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। तो बेटा इनके नाम थोड़े से याद कर सकते हो, कोई ऐसे ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। और इसके साइड में क्या लिख दिया बेटा, प्रॉफिट नॉट टू बी ट्रांसफर्ड इन सीआरआर। ये फ्री रिजर्व नहीं है, इनसे सीआरआर नहीं बनाया जा सकता है, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड सो ऑन। तो ये बड़ी अच्छी लिस्ट है बेटा, ये नॉलेज में होनी चाहिए, तो उसको आप 1-2 बार प्लीज पढ़िए, ठीक है। इसके बाद अब हमने देखा आगे क्या है। हाँ जी बेटा देखो आगे आ गई बेटा आपकी जर्नल एंट्री। प्लीज ये जर्नल एंट्री बड़े प्यार से समझिए। अब बात आती है कि लॉ ये कहता है कि जिन शेयरों को रिडीम करना है वो शेयर फुल्ली पेडअप होने चाहिए। फुल्ली पेडअप मतलब हमारी कंपनी ने मिस्टर राम को जो 100 रुपए का शेयर इशू किया था, जो अभी मैं एग्जांपल दे रहा था, तो ऐसा भी हो सकता है बेटा कि हमारी कंपनी ने राम को 100 रुपए का शेयर इशू किया, हमने अपने सभी शेयर होल्डर से एप्लीकेशन मनी ले लिया, अलॉटमेंट मनी ले लिया, फर्स्ट कॉल मनी ले लिया, और बेटा हमारी कंपनी ने फाइनल कॉल 20 रुपए से अभी शेयर होल्डर से मांगी ही नहीं। हमें पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं थी, हमने फाइनल कॉल छोड़ दी और कंपनी ने यह सोचा कि चलो फाइनल कॉल कभी आगे चल करके डिमांड करेंगे जब पैसे की जरूरत होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा 20 रुपया पर शेयर के हिसाब से मार्केट में सभी शेयर होल्डर के पास हमारी कंपनी का पैसा उनके ऊपर बैलेंस है। और इधर बेटा हमारी कंपनी में यह प्लान बन गया कि चलो यार ये शेयर थोड़े से पुराने हो गए, अब नई वैरायटी के शेयर इशू करेंगे, पुराने शेयर कैंसिल कर देते हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि हमने शेयर होल्डर से 80 रुपए लिए तो चलो इनके 80 दे दो। लॉ ये नहीं कहता है। लॉ ये कहता है कि शेयर तभी रिडीम हो पाएंगे जब वो फुल्ली पेडअप होने चाहिए, फुल्ली पेडअप होने चाहिए। तो पहले बेटा 20 रुपए की फाइनल कॉल को ड्यू बनाइए, पैसे मंगाइए शेयर होल्डर से, उसके बाद रिडम्पशन की कार्रवाई स्टार्ट होगी। जैसे आप कहोगे सर ये बात कैसे पता चलेगी,
तो बेटा जी क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लीजिए बेटा कि सपोज ये एक बैलेंस शीट बनी हुई है, ध्यान से देखना। सपोज यहां पर लिखा है ऐसे, इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ वाले 1 लाख रुपए, ठीक है, ऐसी शकल होती बैलेंस शीट की। उसके बाद लिखा बेटा जी 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 800 शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़, 100 रुपये वाला शेयर है, फिर ऐसे कॉमा लगा के लिखेगा ₹70 पेड अप, 70 पेड अप। तो बेटा तुमने देखा अपने क्वेश्चन को कि अरे मेरी बैलेंस शीट में 800 शेयर हैं, ठीक है, कंपनी इन्हीं शेयर को रिडीम करने जा रही है, ठीक है, 100 रुपये वाला शेयर है, ओके, ₹70 पेड अप, अरे ये तो 70 रुपये पे किए गए, तो 30 रुपीज को मैं मानूंगा 30 रुपीज बैलेंस हैं फाइनल कॉल के। तो बेटा जी जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एंट्री बनाना शुरू करेंगे, तो सबसे पहली एंट्री बनेगी 30 रुपये फुल्ली पेड अप बनाने की, यानी कि प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लो जी ड्यू हो गई, फिर पैसा मंगा लिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, पैसे आ गए। अब ये काम कंप्लीट हो गया, शेयर फुल्ली पेडअप हो गए, और फुल्ली पेडअप होने के बाद ही उन शेयरों को रिडीम किया जा सकता है, रिडीम किया जा सकता है, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे अगर किसी क्वेश्चन में ऐसी बैलेंस शीट अगर आपको दिखाई दे जाए, अगर ऐसी बैलेंस शीट दिखाई दे जाए, ध्यान से देखना, सेम बनाऊंगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा, थोड़ा सा चेंज। यहां लिखा बेटा जी इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 शेयर 100 रुपये वाले 1 लाख रुपए की कैपिटल, फिर यहां लिखा है बेटा 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 800 एट द रेट ऑफ 100 रुपीज, और यहां सीधा 80,000 रुपये, 80,000 रुपये। इसमें भी यहाँ अमाउंट रख दूँ, ठीक है, यहाँ 56,000 रुपीज़, ठीक है, 30 रुपये बकाया है। लेकिन इस दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर बेटा 800 शेयर हैं, 100 रुपये वाला शेयर है, और आउटर कॉलम में 80,000 लिखा। इसका मतलब क्या है, ये पार्शली पेडअप हैं क्या? अरे यार ये फुल्ली पेडअप हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो शेयर को फुल्ली पेडअप बनाने की यहाँ पर कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं। तो कुल मिलाकर के जब आप प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन का क्वेश्चन बनाएंगे तो बैलेंस शीट में बेटा सबसे पहले इस बात पर नजर डालेंगे कि कहीं हमारे शेयर पार्शली पेडअप तो नहीं है। तो पार्शली पेडअप तो नहीं है, इस बात को ध्यान में रखने के बाद ही हम शेयर को रिडीम करेंगे और उस प्रकार से एंट्रीज वगैरह को बनाएंगे। अब देखिए बेटा, अब यहां पर देखो हमने पहली एंट्री लिखी फॉर मेकिंग फुल्ली पेडअप प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर को फुल्ली पेडअप बनाएंगे। तो पहली एंट्री हमने बनाई बेटा प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये ड्यू की एंट्री हो गई, ड्यू की एंट्री हो गई। जो भी 10 रुपये 20 रुपये आपके बैलेंस बचे मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ शेयर, उसके बाद बेटा पैसा मंगा लिया, ठीक है, उसके बाद हमने पैसे मंगा लिए। तो यहां पर हमारी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, ठीक है जी। अब इसके बाद बेटा ध्यान से चलना, फिर क्या लिखा फॉर कैंसिलेशन ऑफ रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इफ प्रीमियम, मैंने प्रीमियम को बेस बना करके एंट्री बनाई है। तो अभी जैसे मैं मिस्टर राम का एग्जांपल दे रहा था, 100 रुपए के बदले में बेटा हम उनको 110 रुपए देने की बात कर रहे हैं, 110 रुपए देने की बात कर रहे हैं। उनके 1000 शेयर हैं, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 110, 1000 मल्टीप्लाई बाई 110, तो मैं मिस्टर राम को 1,10,000 रुपए देने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखो, पहली एंट्री क्या बनी बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। सोचो यार प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट होती है, मैंने डेबिट कर दी, मतलब
मिस्टर राम के शेयर कैंसिल, इसमें अमाउंट आ जाएगा 1,00,000 रुपए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, आपने कहा अरे सर प्रीमियम तो क्रेडिट होता है, आपने तो डेबिट कर दिया। मैंने कहा बेटा प्रीमियम हमें मिल थोड़ी रहा है, हम प्रीमियम देने जा रहे हैं, ये हमारे लिए एक्सपेंस है और खर्चे को तो डेबिट करते हैं। और शेयर कैपिटल को कैंसिल करना है, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, उसको डेबिट कर दिया, वो कैंसिल हो गई, शेयर कैंसिल हो गई। उसमें 1,00,000 रुपए आ जाएंगे फेस वैल्यू, उसमें प्रीमियम आ जाएगा। और इन दोनों का टोटल क्या लिखा नीचे, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब मिस्टर राम जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसको बेटा मैंने क्रेडिट करके अपना क्रेडिटर बना लिया 1,10,000 रुपए कि मिस्टर राम मैं तुम्हें 1,10,000 रुपए दूंगा, तसल्ली करो, पैसे का अरेंजमेंट कर लूं। राम आराम से बैठ गया, कह रहा ठीक है मैं ही बैठा हूं, कर लो पैसे का अरेंजमेंट और जल्दी से दो और मैं घर जाऊं। इसके बाद बेटा देखो अब क्या, ध्यान से देखना, अब दूसरी एंट्री आई, दूसरी तुमने बना ली। तीसरी एंट्री में लिखा फॉर फ्रेश इशू ऑफ द इक्विटी शेयर। अब सपोज करो बेटा हमारी कंपनी में कुछ ऐसा प्लान बना कि भाई मिस्टर राम को जो 1,10,000 रुपए दिए जाएंगे, इनकी पेमेंट करने के लिए हमारे पास फ्री रिजर्व बहुत ज़्यादा नहीं है। अरे हमें 200-400 शेयर मार्केट में इशू करने पड़ेंगे। मान लीजिए बेटा हमारी कंपनी ने प्लान बना लिया कि हम मार्केट में 400 शेयर 100 रुपए वाले 5% प्रीमियम पर इशू करेंगे। हमारी भी गुडविल है थोड़ी मार्केट में, हमारा 100 रुपए वाला शेयर 105 रुपए में इशू हो जाएगा। तो बेटा चलो पहले शेयर इशू कर लेते हैं, बाहर से भी थोड़े पैसे मंगा लेते हैं। तो देखो यहां पर एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट विद प्रीमियम, जो पैसा आया। हाँ अगर प्रीमियम का क्वेश्चन नहीं है, बाई चांस हमारे जो शेयर मार्केट में इशू हुए विदाउट प्रीमियम, तो फेस वैल्यू को बेस बना के एंट्री बनेगी। आगे मैं प्रैक्टिकल करूंगा बेटा, ठीक है करूंगा प्रैक्टिकल, अभी तो एंट्री समझा रहा हूं। तो बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर इशू हो गए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो यहां पर आया टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि मेरे को 5% 4% का प्रीमियम मिल रहा है। और अगर मेरे शेयर एट पार इशू हुए हैं, ये वो वाले शेयर हैं जिनको मैंने पीछे बताया था, फ्रेश इशू, नए शेयर इशू कर दो, वहां से पैसे मंगा लो। अगर प्रीमियम पर इशू नहीं हो रहे हैं तो बेटा यहां से प्रीमियम की एंट्री गायब हो जाएगी, सिंपल। इसके बाद बेटा फिर नीचे क्या लिखा, अच्छा हाँ, और जो मैंने कहा था कि मैं मिस्टर राम को 10,000 रुपए का प्रीमियम दूंगा, और मैंने कहा था प्रीमियम की पेमेंट प्रीमियम से होगी। तो प्रीमियम से होगी, तो प्रीमियम का मतलब क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम। और सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब क्या बेटा जी, ओल्ड प्रीमियम जो हमारी बैलेंस शीट में पहले से पड़ा है वो, और ये मैं जो अभी नए शेयर इशू करने जा रहा हूं इन पर भी थोड़ा 1,000-2,000 का प्रीमियम आ गया, ये तो ओल्ड प्रीमियम प्लस न्यू प्रीमियम मिला करके ये मेरा बन गया टोटल प्रीमियम। इसमें से पेमेंट करूंगा जाने वाले प्रीमियम की, जाने वाले प्रीमियम की। इसके बाद बेटा फिर लिखा है एंट्री नंबर 4 में कैंसिलेशन ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। मैंने बोला था बेटा जाने वाला प्रीमियम हमारे वाले प्रीमियम से एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो बेटा हमारा जो प्रीमियम बैलेंस शीट में पड़ा है या ये जो अभी नया प्रीमियम आया है, इनका बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस। और जब ये एडजस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैंसिलेशन हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। देखो मैंने जाने वाले प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि ये प्रीमियम देखो ऊपर एंट्री नंबर 2 में क्या है, वहाँ डेबिट है, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, ये भी कैंसिल। और हमारी बैलेंस शीट में जो बैठा है वो वहाँ क्रेडिट है, यहाँ आके डेबिट हो गया, ये भी कैंसिल। मतलब अकाउंट में क्या होता है, जिसको कैंसिल करना होता है उसे उल्टा कर दो, जो डेबिट है वो क्रेडिट हो गया, जो क्रेडिट है वो डेबिट हो गया, कैंसिलेशन हो गया। तो एंट्री याद रखना, जब आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाऊंगा तब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। फिर बेटा लिखा फॉर इन्वेस्टमेंट सोल्ड। कई बार होता है कि हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमने कुछ 50,000 की 1,00,000 रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और आज बेटा मेरे को पैसे की ज़रूरत है, तो मैं अपनी वो इन्वेस्टमेंट बेच दूंगा। वो 50 वाली 50 में सेल हो सकती है,
50 वाली 40 में सेल हो सकती है, 50 वाली 60,000 में सेल हो सकती है। तो सिंपल है बेटा, अगर 50 वाली 50 में सेल हुई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, पैसा आया, इन्वेस्टमेंट चली गई। अगर 50 वाली 60 में बिक गई तो बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 रुपए, टू इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए, टू प्रॉफिट एंड लॉस यानी फायदा हो गया 10,000 रुपीज। और अगर यही लॉस में बिके तो जो पीएल मैंने क्रेडिट किया था वो डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ऐसे एंट्री बन जाएगी। यहां पर क्या बनी हुई है, यहां पर हमने लिखा है ब्रैकेट में फॉर इन्वेस्टमेंट सोल्ड इफ प्रॉफिट, हमने यहां प्रॉफिट मान के एंट्री बनाई है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रॉफिट के आते हैं, लेकिन मैंने आपको फिर भी तीनों एंट्री बोल दी। क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बेटा अब आया क्या लिखा, फॉर मेकिंग सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को क्रिएट कर लो। मान के चलो बेटा कि हमने मार्केट में जो सीआरआर नहीं, हमने थोड़े शेयर इशू कर दिए, वहां से पैसा आ गया, और थोड़ा पैसा हमने अपने कंपनी के फंड में से यूज किया, फंड में से यूज किया। तो जब फंड में से पैसा यूज किया, मान के चलो बेटा हमने 60,000 रुपए यूज किए, 60,000 यूज किए, थोड़ा रिजर्व का थोड़ा सरप्लस का। तो बेटा जब रिजर्व और सरप्लस यूज करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और वो वहां पर बैलेंस शीट में क्या है, क्रेडिट, अब क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो एंट्री देखो क्या लिखा, सरप्लस अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये खत्म हो गए और ये ट्रांसफर हो गए किसमें, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, टू सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये जनरेट हो गए। इसके बाद बेटा फिर लॉ एक बात और कहता है कि आपने जितने अमाउंट का सीआरआर बनाया है उतने अमाउंट की वैल्यू के बराबर आपको अपने इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू करने पड़ेंगे। अगर मैंने 60,000 का सीआरआर बनाया है तो बेटा 60,000 की एंट्री एक बोनस शेयर की बन जाएगी। आप देख रहे हैं एंट्री क्या बन रही, 7 नंबर एंट्री, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो सीआरआर क्रेडिट था वो डेबिट होके कैंसिल हो गया, उसकी वैल्यू के बराबर बोनस शेयर इशू हो गए, बोनस शेयर अकाउंट। बट ये बात जरूरी नहीं है, आगे ऐसे क्वेश्चन भी आप एक दो करेंगे कि मेरे पास सीआरआर है 60,000 का जबकि कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए 40,000 के, तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा 40,000 के आप बोनस शेयर इशू करिए। आपने कहा सर बाकी का जो सीआरआर 20,000 का बच गया वो, मैंने कहा हो सकता है कंपनी उसके आगे चल करके कभी बोनस शेयर इशू करेगी। बोनस शेयर किसे इशू किए जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को। क्यों किए जाते हैं, क्योंकि मैंने सीआरआर में जो पैसा ट्रांसफर किया था जनरल रिजर्व का, सरप्लस का, उस पैसे का मालिक कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं कि अगर आप मेरे पैसे यूज कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने में, अरे तो मुझे क्या मिलेगा, तो कंपनी कहती चिंता मत करो हम आपका पैसा यूज कर रहे हैं, इतनी वैल्यू के बराबर हम तुम्हें फ्री में बोनस शेयर दे देंगे। तो इक्विटी का पैसा था रिजर्व सरप्लस, वो सीआरआर में गया और प्रेफरेंस को पे कर दिया। दिस इज द रीजन कि सीआरआर की वैल्यू के बराबर हमें बोनस शेयर इशू करके अपने इक्विटी शेयर होल्डर को सेटिस्फाइड करना पड़ता है। इसके बाद बेटे फिर क्या है, अच्छा अब जो बोनस शेयर इशू किए गए, अब बात आती है कि बोनस शेयर कुछ समय के बाद फिर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। जिनका नाम बोनस शेयर है उनका नाम कुछ समय के बाद इक्विटी बन जाता है। तो देखो अब एंट्री क्या बन रही, बोनस शेयर अकाउंट डेबिट, जबकि ऊपर बोनस शेयर क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट को डेबिट किया, कैंसिल, और जनरेट हो गए कौन, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये पुराने शेयरों में जाकर के शामिल हो जाएंगे। और जब मैं रिडम्पशन के बाद नई बैलेंस शीट बनाऊंगा, रिडम्पशन के बाद नई बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो न्यू बैलेंस शीट में आप देखेंगे प्रेफरेंस शेयर गायब हो चुके हैं और इक्विटी शेयर थोड़े से इंक्रीज हो गए हैं, इक्विटी शेयर थोड़े से इंक्रीज हो गए हैं बिकॉज ऑफ सीआरआर, सीआरआर टू बोनस शेयर, बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर,
और इक्विटी शेयर जाकर के पुराने इक्विटी में शामिल हो गए, तो इक्विटी शेयर थोड़े से इंक्रीज होते हुए आपको नजर आएंगे बेटे। इसके बाद दिया है पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब लास्ट एंट्री आ गई। अब बेटा हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यहाँ 1,10,000 की, याद करो मिस्टर राम को हमने बोला था तुम्हारे 1,000 शेयर हैं, 100 रुपए वाले हैं, 10% प्रीमियम के साथ 1,10,000 रुपया तुम्हारा बनता है। ये जो शायद एंट्री नंबर 2 थी, आई थिंक एंट्री नंबर 2 थी। देखो एंट्री नंबर 2 में ये तो लिखा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यहाँ पर मैंने मिस्टर राम को 1,10,000 से क्रेडिट किया था। अब लास्ट में जाकर के बेटा यही राम को पेमेंट करनी है, तो आप जानते हैं बेटा जी रिसीवर इज द डेबिट, रिसीवर इज द डेबिट। पैसे कौन ले रहा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो एंट्री देख रहे हो क्या बन रही है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। क्या जा रहा है? पैसे जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं? 1,10,000 जा रहे हैं। तो 1 लाख तो जा रहे हैं फ्री रिजर्व में से, आउट ऑफ फ्रेश इशू में से, और 10,000 जा रहे हैं प्रीमियम वाले फंड में से निकल करके। टोटल 1,10,000 जा रहे हैं। बस बेटा इतना ही है। इतना सारा कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन फिनिश। तो ये आप जो 9 एंट्रीज हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ये 9 एंट्रीज बन सकती हैं। और अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन में हमारे प्रेफरेंस शेयर पहले से ही फुल्ली पेड अप हैं, तो बेटा ये एंट्री नंबर जो 1 है ये नहीं बनानी पड़ेगी, बल्कि जो 2 नंबर वाली एंट्री है वही हमारी 1 पे पहुंच जाएगी। तो 9 एंट्री की जगह पर हमें 8 एंट्री ही बनानी पड़ेंगी। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा रहता है कि कंपनी के पास कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो बेटा पुरानी इन्वेस्टमेंट को बेचने की बात ही नहीं हुई क्वेश्चन में, तो एक इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री भी फिर बेटा कम बनेगी। ये एंट्री नंबर 5 जो है फिर ये नहीं बनेगी। अब एक एंट्री और कम हो गई, तो 7 एंट्री बची। तो कुल मिलाकर के 7, 8, 9 मैक्सिमम इतनी एंट्री बनती हैं, और बढ़िया सा क्वेश्चन एग्जाम में एक बन के तैयार हो जाता है। और बस जिस बच्चे ने एंट्री बना ली, अमाउंट सेट कर लिया, वो बच्चा 2 मिनट में बैलेंस शीट बनाता है। बैलेंस शीट बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो बेटा जी ये हमारा बेसिक लेक्चर विद कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। इसको पहले अच्छे से रिवाइज करिए, माइंड सेट करिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक बढ़िया सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ओके बेटे, ऑल द बेस्ट। इसको पढ़ते रहिए प्लीज़।